आज हम लोग 40-45 मिनट तो यहाँ पर कुछ संवाद करेंगे। आज कुछ बताने आपको नहीं आए हैं, कुछ बातों को समझना है हम लोग को मिल करके। और सेशन के अंत में जो उद्देश्य है वो है ड्रग फ्री लाइफ। मेरी जिंदगी से दवाइयों से मुक्ति मुझे कैसे मिले, आज उसी सेशन पर हम लोग बात करेंगे। जैसा आपको पता है मानव शरीर सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती है। टिश्यू जब आपस में मिलता है तो वो एक ऑर्गन का रूप लेता है। जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तब एक बॉडी सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम के बाद बॉडी बनता है। तो ये जो सिस्टम काम करता है तो हमारे शरीर में बहुत तरह का एक सिस्टम काम करते रहता है। डिफरेंट टाइप का सिस्टम्स चलते रहता है अंदर में। ऊपर से हम लोग को बिल्कुल आप अलग तरह से देखते हैं, लेकिन इंटरनल सिस्टम्स बिल्कुल अलग अलग रहता है। जैसे देश को चलाने के लिए अलग अलग सिस्टम काम करता है, अलग अलग विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। तो शरीर में भी डिपार्टमेंट्स बटा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह से एक सिस्टम जो सबसे पावरफुल सिस्टम हमारे शरीर में है उसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन अंदर अंदर चलते रहता है। अलग अलग सिस्टम अपना अपना काम करता है। बारी बारी से जिस सिस्टम पर बात करेंगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारा ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि, उसको हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाता है और वो हार्मोन इतना पावरफुल होता है कि आपके शरीर में जितनी भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो सभी उसी हार्मोन से गाइड होता है। कुल मिलाकर के 9 ग्लैंड्स है हमारे शरीर में और 9 ग्लैंड्स मिल करके अलग अलग तरह का हार्मोन्स बनाता है और वो हार्मोन्स मिलकर के शरीर को गाइड करता है। उसके टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सब चीज को वो कंट्रोल करता है। अब उस कंट्रोलिंग के दौरान अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग रोल है और हार्मोन बड़ा पावरफुल होता है। हार्मोनियम शब्द से आप इस तरह से समझिए कि आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई डांस होता है, किसी तरह का कोई म्यूजिक कार्यक्रम है, रामलीला ही चल रहा है, तो वहां हारमोनियम जरूर होता है। और हारमोनियम का काम है उस पूरे संगीत को लयबद्ध करना, संगीत में एक रिदम पैदा करना, हारमोनियम। तो उसी तरह से आपके शरीर में भी हारमोनियम बजते रहता है और अलग अलग सुर ताल में बजता है। वो हारमोनियम आपके शरीर के ग्रोथ को डिसाइड करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम काम करता है इंडोक्राइन, उसमें लगभग 9 ग्लैंड्स काम करता है, 9 ग्रंथि होती है। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पाराथायराइड ग्लैंड्स, 2 और है तो उसकी बात कभी बाद में करेंगे। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, तो ये 9 ग्लैंड्स पर बात करने के लिए 9 सेशन करेंगे हम लोग। चाहे तो लगातार 9 दिन कर लें या सप्ताह में 1-2 दिन करके 9 पर बात करेंगे। 9 मीटिंग्स जब पूरी होगी तो हम इंडोक्राइन सिस्टम को पूरा समझ पाएंगे। उसमें आज एक ग्लैंड से शुरू करते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित है। घर घर में आपको मिल जाएगा थायराइड का पेशेंट। हाँ, हमको थायराइड हो गया है, थायराइड हो गया है, थायरोनॉर्म, ये सब आप बराबर सुनते रहते होंगे। आज आपको समझना है बातों को कि थायराइड ग्लैंड्स क्या है और इसका क्या पर्पस है। 2-3 बात आपको इसके बारे में जानना है कि थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड्स क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में, थायराइड हो जाने का कारण क्या है, यदि किसी को थायराइड हो गया तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, और यदि थायराइड किसी को है तो उसका पूर्णतः निदान क्या है, परमानेंट क्योर क्या है। हम आपको लास्ट सेशन जाते जाते आपको बताएंगे कि थायराइड 100% करेक्ट होता है और उसका लाइव एग्जांपल भी अभी ही हम आपको दिखाएंगे। बातों को आप समझ लीजिएगा बस। सेशन चूंकि रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको चला जाएगा आपके पास, लिखने में व्यस्त ना रहिए, आप बातों को समझिए। पूरी बात रिकॉर्ड करके
आपको दी भी जाएगी। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे कंठ के पास एक तितली के जैसा बटरफ्लाई के शेप में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। यही पर होता है, ठीक विंड पाइप के सामने, जैसे ये विंड पाइप है और इसके ठीक इन फ्रंट ऑफ में यहां आप हाथ लगाइएगा तो आपको एक तितली जैसा ग्लैंड्स दिखाई पड़ेगा। वो ग्लैंड्स को हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। तो जैसे 7 और 9 जो ग्लैंड्स है वो अलग अलग हार्मोन्स को बनाता है। ये ग्लैंड्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को तैयार करता है। ये ग्लैंड्स मल्टीपल हार्मोन्स को बनाता है। थायराइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो और 8 ग्लैंड्स हैं वो केवल सिंगल हार्मोन्स बनाता है। जैसे पैनक्रियाज केवल इंसुलिन ही बना रहा है, पिनियल ग्लैंड्स कुछ और बना रहा है, डोपामाइन बना रहा है, या आपका थाइमस है तो वो इम्यून टी सेल का ही हार्मोन्स तैयार कर रहा है। लेकिन थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो मल्टीपल हार्मोन्स को बना रहा है। एक हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है T3, वो आयोडीन का 3 बॉन्ड उसके साथ होता है, इसलिए उसको हम T3 कहते हैं, ट्रायोड T3। और एक दूसरा भी वो हार्मोन्स बनाता है जिसमें 4 आयोडीन का बॉन्ड रहता है, उसको T4 कहते हैं। 2 हार्मोन्स बनाता है ये इसको कलेक्टिवली। और एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है कैटेकोलामिन्स। इस शब्द को याद रखिएगा, कैटेकोलामाइन्स, CATE, कैटे CHOLAMINES, कैटेकोलामाइन्स। एक मूड हार्मोन्स है लाइक डोपामाइन। देखिएगा जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना उसका मूड बहुत चेंज करते रहता है, 2 मिनट में मूड उसका बदल जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है कैटेकोलामाइन्स। तो क्योंकि 3-4 हार्मोन्स को ये बनाता है और ये सारे हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम थायरोक्सिन हार्मोन्स कह देते हैं। अलग अलग नाम नहीं लिया जाता है, उतना मेडिकल टर्म कौन बोलने में उलझेगा, इसलिए इसको कलेक्टिवली कह दिया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। अब ये थायराइड ग्लैंड्स का क्या क्या काम है, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में जाकर के क्या क्या काम करने लगता है। पहले तो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आप जब फील्ड में जाइएगा और ये सब शब्द बोलिएगा कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो लोग आपसे पूछेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपने जो खाना खाया है उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट प्रोसेस होते हुए सिंगल एक सेल में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी में कन्वर्ट, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होने तक का जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक केटाबॉलिज्म होता है। एक में प्रोटीन टूटता है, दूसरे में वो सिंथेसिस होता है। तो टूटने की प्रोसेस और बनने की प्रोसेस, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म मिलाकर के एक प्रोसेस होता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहता है। यानी हमारे शरीर में एनर्जी कितना बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, और प्रत्येक सेल में कितना कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, 70 लाख करोड़ सेल है एक ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज। और केवल ब्रेन के अंदर 200 करोड़ नर्व सेल है। इवन सिंगल एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा उसको कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन्स। आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है हमारे शरीर में, और ये ग्लैंड को समझना कितना जरूरी है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ। हमारे शरीर में भी जो भी ग्रोथ होता है, यानी सेल का डिवीजन होता है, सेल आपस में ग्रोथ लेता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। डेवलपमेंट, शरीर में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, इस 3 शब्द को आप याद रखिए कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट जो हमारे शरीर एक सेल में होता है वो सब कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको जानना चाहिए कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन आवर बॉडी। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड हार्मोन्स का कनेक्शन कहां से है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंसुलिन से, और एक हार्मोन्स है एस्ट्रोजन,
उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। थायराइड हार्मोन्स यदि डिस्टर्ब हो गया तो इंसुलिन और एस्ट्रोजन प्रभावित हो जाएगा, और इंसुलिन और एस्ट्रोजन डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से। जैसे आपको किसी ने टच कर दिया और आपको पता चल गया कि मुझे किसी ने छू दिया, पूरा जो नर्व का जाल है और जो ट्रांसमिशन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है हमारे शरीर में, नर्व इंपल्सेस चल रहे हैं, तो ये जो न्यूरो का नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इंसुलिन और एस्ट्रोजन से, और इस इंसुलिन और एस्ट्रोजन कनेक्टेड होता है थायरोक्सिन हार्मोन से। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड जो होता है और एंजाइम्स, इससे कनेक्टेड हो गया, एंजाइम से भी कनेक्टेड हो जाता है इंसुलिन और एस्ट्रोजन। न्यूरोट्रांसमीटर्स आप इसको समझिए, थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स कनेक्टेड विथ इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन, इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन कनेक्टेड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एंजाइम्स। तो जैसे ही थायराइड हार्मोन्स प्रभावित होगा, इंसुलिन और एस्ट्रोजन प्रभावित हो जाएगा। इंसुलिन और एस्ट्रोजन जब प्रभावित हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स और एंजाइम्स प्रभावित हो जाएगा, और ये जब दोनों प्रभावित हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स और एंजाइम्स, तो उससे कनेक्टेड होता है विटामिन एंड मिनरल्स का सिंथेसिस। तो विटामिन और मिनरल्स का सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। और जैसे ही विटामिन और मिनरल यानी थायराइड हार्मोन्स कनेक्टेड है विटामिन एंड मिनरल्स के सिंथेसिस से भी, मिनरल्स और विटामिन का सिंथेसिस हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाएगा। आप जो मिनरल ले रहे हैं और विटामिन ले रहे हैं वो आपके शरीर में प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, रिसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और यदि ये नहीं होगा तो क्या गड़बड़ होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। विटामिन और मिनरल्स ही हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, और उसी के द्वारा होता है। यदि जिसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स कम हो गया, उनका फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। दूसरा काम क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। जैसे ही विटामिन और मिनरल्स गड़बड़ हुआ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो जाएगा। जैसे लोगों को, बहुत लोगों को देखिएगा नींद ही नहीं आती है, 2 बजे रात तक जगे रह गए, या रात में सोए तो बहुत बार नींद टूट गई। स्लीपिंग पैटर्न सब थायराइड हार्मोन से कनेक्टेड। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन आवर बॉडी। मूड स्टेबलाइजर हो जाएगा, मूड स्टेबल नहीं रहेगा उनका, हमेशा 2 मिनट में कभी गुस्सा आ गया, कभी ठंडा हो गया। ये कनेक्शन विटामिन और मिनरल से कनेक्ट होता है। अलर्टनेस की कमी हो जाती है। आप अक्सर देखिएगा जिनको थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम रहता है वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता, अलर्ट नहीं होता है। आप कुछ कह भी रहे हैं तो वो बहुत स्लो टाइप से काम करता है। एक जो अलर्टनेस ब्रेन के अंदर होती है शरीर में, जिसको स्फूर्ति भी आप कह सकते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल गड़बड़ हो जाएगा। आपको बहुत सारा आदमी मिलेगा जिसको गर्मी स्टार्ट हुआ ना और बहुत गर्मी लगती है, या ठंडा में बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है। दोनों ही काम एक आदमी को हो रहा है, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठंडा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो टेम्परेचर का कंट्रोल भी थायराइड हार्मोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशंस। अब आप समझिए कि एक थायराइड हार्मोन्स, एक थायराइड का ग्लैंड यदि डिस्टर्ब हुआ तो शरीर में जितनी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो सब का सब डिस्टर्ब हो गया। शरीर जैसे ही फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगा, आदमी सुस्त हो जाएगा, डल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हड्डी खोखला होने लगेगा, मून वीक हो जाएगा, बैठे बैठे फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, हल्का सा भी गिर गया और टूट जाती है हड्डियां। ये सब थायराइड हार्मोन्स के चलते होता है। यह थायराइड हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इतने तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया को, इंटायर मेटाबॉलिज्म, फैट रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशंस, विटामिन मिनरल्स का सिंथेसिस, सब चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। तो थायराइड हार्मोन्स को ठीक रहना चाहिए। थायराइड हार्मोन्स में 2 तरह का हार्मोन्स है, एक है T3 और T4। हम आगे बताएंगे कि क्या कारण होता है थायराइड हो जाने का। यदि T3 हार्मोन्स कम हो गया शरीर के अंदर, कारण बताएंगे आगे आपको। T3 कम बनने लगा, T3 और T4 कम बनने लगेगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जो एनर्जी बनने की हमारी प्रक्रिया है शरीर के अंदर, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट,
आप बैठे हुए हैं तो भी एनर्जी बन रही है, हम बोल रहे हैं तो भी एनर्जी बन रही है शरीर में, और आप सुन रहे हैं तो भी एनर्जी से ही सुन रहे हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो T3 और T4 जैसे ही शरीर में कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपने जो कुछ खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कहां रहेगा? शरीर के अंदर रहेगा। फैट का मेटाबॉलिज्म रुक गया, तो आपने जो कुछ खाया उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फैट शरीर में बढ़ने लगेगा और आदमी फूलने लगता है। तो देखिएगा कि अक्सर थायराइड वाले पेशेंट मोटा बहुत हो जाएगा। चूंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइडिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी कम हो गया। ऐसी स्थिति में ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, वो मास्टर ग्लैंड है, वो पूरे इंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हेडमास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसको पता चल जाता है ये बात कि हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में T3 कम गया है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो इस प्रोसेस को वो कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी क्या करता है कि हाइपोथैलेमस को ऑर्डर करता है कि तुम हार्मोन्स बनाओ, उसको जाकर के उकसाओ, स्टिमुलेट करो। तो वो एक हार्मोन्स ब्रेन बना देता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH हार्मोन्स। TSH हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड कभी नहीं बनाता है, TSH हार्मोन्स ब्रेन बनाता है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलकर के उसको बनाता है। और जब T3 कमा तो निश्चित रूप से TSH बढ़ गया, और जब TSH बढ़ गया इसी प्रक्रिया को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इस केस में आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और आदमी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका ठीक रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या चलता है कि T3 और T4 ज्यादा बनने लग गया, ओवर एक्टिव हो गया, यानी कभी सुखाड़ आ गया, वर्षा नहीं हुआ, और कभी बाढ़ ही आ गया। दोनों डेंजरस है, पानी नहीं पड़ना भी डेंजरस है और पानी का बहुत ज्यादा पड़ना भी डेंजरस है। T3 T4 ओवर एक्टिव हो गया और ज्यादा बनने लगा, तभी क्या करेगा कि मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा फास्ट कर देगा, और इतना फास्ट कर देगा कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का रेट बहुत तेज हो गया, तो शरीर अंदर से सूखने लगेगा और आदमी बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। देख करके आपको लगेगा कि ये एकदम चलने लायक नहीं रहता है, हमेशा थका थका हुआ व्यक्ति रहता है और सूख जाता है। ये हाइपर केस हो गया, यानी T3 हार्मोन्स ज्यादा बनने लग गया वहां। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को फिर ये बात पता चल जाता है पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि हमारा ग्लैंड T3 T4 ज्यादा बना रहा है। अब इसको कम करने के लिए वो क्या करता है कि थायराइड जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन्स है उसको वो धीरे धीरे कम करते चला जाता है, यानी 0.5 से यदि नीचे आ गया TSH तो ये केस हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है, यानी मेटाबॉलिज्म हाइपर हो गया। यहां कंफ्यूज नहीं करेगा, TSH का कम होना हाइपरथायराइडिज्म है और TSH का बढ़ जाना हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि एक केस में थायराइड मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है यानी हाइपो का केस है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ है यानी हाइपर का केस है। अब आदमी क्या करता है कि जैसे ही उसको ये बात पता चलता है कि शरीर में कमजोरी हो रही है, वीकनेस है, कुछ है, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उसको कहता है कि आप थायराइड टेस्ट करा के लाइए। थायराइड टेस्ट करा लिया, थायराइड जब टेस्ट हो जाता है तो उसमें निकल गया कि TSH आपका बढ़ा हुआ है। अब वो डॉक्टर ना कोई हिस्ट्री लेता है उस व्यक्ति का, ना उसके बारे में कुछ जानता है, ना कुछ उसको कुछ हैबिट के बारे में बताता है, सीधे एक दवाई लिख देता है, थायरोनॉर्म 100 mg लीजिए, 50 mg लीजिए, 20 mg लीजिए, और वो आदमी चला जाता है दुकान में, वहां से थायराइड का टेबलेट खरीद लेता है, खा लेता है। दूसरे ही दिन या एक सप्ताह के अंदर वो थायराइड का फिर से टेस्ट कराता है तो थायराइड नॉर्मल आता है, आदमी समझता है कि हम ठीक हो रहे हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो थायराइड ग्लैंड है इसको डिस्टर्ब होने में 10 साल लगता है, 10 साल, एक दो दिन में नहीं ये खराब होता है, लंबे समय से खराब होता है। कारण बताएंगे क्यों ऐसा होता है। जो थायराइड ग्लैंड पिछले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में डिस्टर्ब हुआ, आपने रात में एक टेबलेट खाया, सुबह थायराइड नॉर्मल हो गया,
तो क्या रात भर में ये ग्लैंड रिपेयर हो गया होगा? ऐसा नहीं होता है, वो हार्मोन्स रहता है, और आपने हार्मोन्स ऊपर से ले लिया, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हार्मोन्स यदि आपका ग्लैंड नहीं बना रहा है तो आप ग्लैंड्स को इफेक्टिव करिए हार्मोन्स बनाने के लिए, यानी आप शरीर का इलाज करिए, बीमारी का इलाज नहीं करिए। थायराइड यदि समस्या आ गई थायराइड की, तो आप समझिए कि उस आदमी के शरीर में एक घून की तरह लगता है, जैसे कहीं पर घून लग गया तो वो धीरे 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 पूरे शरीर को खोखला करके रख देगा, हाइपो या हाइपर। और दवाई जो आप खा रहे हैं, यदि आपने कोई दवाई शुरू कर दिया, आप तो नेचर से बने हुए हैं, दवाई केमिकल से बना हुआ है, लेबोरेटरी में बना हुआ है। अब आप केमिकल से बनी हुई दवाई से प्रकृति के द्वारा बनाए गए शरीर को कैसे ठीक करिएगा? और इट पॉसिबल? कभी कभी नहीं हो सकता है। नेचुरल तरीका से हो सकता है। क्या कारण होता है थायराइड हो जाने का? इतना जो थायराइड का पेशेंट आपको घर घर में मिल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? 3 कारण बड़ा फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। पहला कारण है पॉल्यूशन। यदि कोई व्यक्ति एक्सेस पॉल्यूशन के एरिया में है, चाहे उनके भोजन के माध्यम से पॉल्यूशन आ रहा है, पानी के थ्रू आ रहा है, एयर के थ्रू आ रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खड़ा होगा, फ्री रेडिकल ज्यादा बनने लगेगा। और यदि इस ग्लैंड के आसपास फ्री रेडिकल का जमावड़ा हो गया तो यहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खड़ा होगा, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खड़ा होगा तो यहां का सेल को ज्यादा चांसेस है कि वो ऑटो इम्यून में बदल जाता है। यदि ऑटो इम्यून में ये सेल बदल गया तो ये स्वयं अपने ही सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, और ऐसी स्थिति में थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादातर केस में पॉल्यूशन एक बड़ा कारण बन गया है, और पॉल्यूशन से ज्यादा ऑटो इम्यून का कारण हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे फ्री रेडिकल उसको ऑटो इम्यून की तरफ लेके चला जाता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। यदि कोई व्यक्ति बेवजह स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, तो जब ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएगा तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी स्ट्रेस में चला जाएगा, तनाव में आ जाएगा। और जब वो भी तनाव से बदल के दबाव में आ गया, यानी टेंशन स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस स्ट्रेस में आया, दबाव के अंदर आ गया, हार्मोन का बैलेंस खराब हो जाएगा। और आपको पता है थायराइड एक हार्मोनल ग्लैंड है, वो हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, स्ट्रेस। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है कुपोषण। फूड इज मोर पावरफुल देन एनी लैब मेड ड्रग। भोजन हमारे शरीर के लिए किसी भी केमिकल लेबोरेटरी में बनाए हुए दवाइयों से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यदि किसी व्यक्ति का राइट न्यूट्रिशन नहीं रहा तो ये चांसेस है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। खाना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। कोई बीमारी आ गई तो इसका सीधा रिलेशन आपके फूड से है। फूड आपके शरीर में कंप्लेक्शन को डिसाइड करता है, क्लैरिटी को डिसाइड करता है, गुड वॉइस को डिसाइड करता है, लॉन्गेविटी को डिसाइड करता है, नॉरिशमेंट को डिसाइड करता है, जीनियस को डिसाइड करता है, इंटेलेक्ट को डिसाइड करता है। कोई व्यक्ति कितना इंटेलेक्ट होगा, कितना जीनियस होगा, कितना नॉरिशमेंट रहेगा उसके अंदर, कितना वो हैप्पीनेस उसके अंदर होगा, कितना वो खुश रहेगा, दैट ऑल आर कंडीशनड बाय फूड। क्या आप खाते हैं। यदि किसी के भोजन में विटामिन और मिनरल्स नहीं रहा तो आप समझिए कि ये विटामिन और मिनरल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। किसी व्यक्ति के भोजन में, फूड में यदि सेलेनियम का अभाव हो गया, आयोडीन इज ए क्रूशियल न्यूट्रिशन, क्रूशियल मिनरल्स है एक। यदि किसी व्यक्ति के फूड में लंबे समय तक क्रोमियम, सेलेनियम, विटामिन बी, विटामिन सी का अभाव रहा, और आपको पता है कि शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, दे ऑल आर प्रोटीन्स, वो प्रोटीन है। इस बात को आप याद रखिए और पब्लिक के सामने इस बात को बताइए कि प्रोटीन हार्मोन जितने भी होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन डिफिशियंट चल रहा है या गुड क्वालिटी का प्रोटीन नहीं ले रहा है जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो ये बहुत चांसेस इस बात का है कि उस व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा कारण है पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन, टेंशन, स्ट्रेस, कुपोषण, और चौथा बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ सेंसिबल एक्सरसाइज। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो दिन भर घर में चलते रहती है, एक्सरसाइज में वो काउंट नहीं होता है। सेंसिबल एक्सरसाइज करिए। आप मॉर्निंग वॉक यदि करते हैं और एरोबिक करते हैं, जिम से बाहर जाकर के एरोबिक, जहां आपको एडिशनल ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर ये यहाँ का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। हम अक्सर बताते हैं कि आप इस गला को भी, इस ग्लैंड्स को एक्सरसाइज करिए। जैसे एक सेंसिबल एक्सरसाइज में आता है ओम का वाइब्रेशंस। अपने पेशेंट को हम अक्सर बताया करते हैं कि आप मिनिमम 11 बार, 51 बार या 101 बार ओम का उच्चारण करिए। हम प्रत्येक दिन करते हैं, मेरा 300 बार मिनिमम होता है सुबह सुबह ओम। जैसे ही आप ओम शब्द बोलते हैं तो आपके ग्लैंड्स में 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप करती है और ये ग्लैंड्स वाइब्रेट करने लगता है। तो जब इसमें वाइब्रेशंस आता है तो ये मसल्स फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ हार्मोन का बैलेंस सिंथेसिस होने लगता है। यदि कोई मेडिकल रीजंस नहीं हो तो हर व्यक्ति को ओम का उच्चारण करना चाहिए और उनको एक सेंसिबल एक्सरसाइज आप अपना रूटीन बनाइए कि चाहे जितना भी व्यस्त रहें, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है। पुनर्वीतम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एत सर्व पुनर्लभ्यम न शरीरा पुनः पुनः। अरे भाई, आप यदि कोई काम को छोड़ ही दीजिएगा, ट्रेन छूट गया, फ्लाइट छूट गया, तो उसको फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी दोस्तों से, संबंधियों के यहाँ आप रिलेशन में नहीं जा पाए, शादी विवाह में संबंध खराब हो गया, तो उस संबंध को आप फिर से बना सकते हैं। कहीं पैसा आपका कुछ खो गया, कुछ हो गया, तो आप फिर से उसको कमा भी सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर डिस्टर्ब हो गया तो महर्षि धन्वंतरी कहते हैं कि न शरीरम पुनः पुनः, इस शरीर को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत पर्टिकुलर रखना है कि चाहे मुझे जितना भी इमरजेंसी काम हो, छूट जाए तो छूट जाए, उसको हम फिर कर लेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में हम एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे।